बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट टू प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए पहले सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। मेरे लिहाज से अगर हम इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम पहले होना चाहिए था। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 इनइक्वालिटीज गिवन हैं। लास्ट जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें हमें 2 इनइक्वालिटीज गिवन थी। अब हमें 3 इनइक्वालिटीज गिवन हैं। इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 6 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए 2 पार्ट सॉल्व करूंगा, जिनके बाद रिमेनिंग 4 पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब हमें अगेन उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में फॉलो किया, इसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हम इन इनइक्वालिटीज को नाम दे लेते हैं 1, 2 और 3 का, ताकि हम रेफरेंस कोट कर सकें। दिस इज 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1। बारी बारी हम तीनों के लिए काम करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इनइक्वालिटी की जगह पर हम लिख देंगे इक्वल टू 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट्स, ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से बननी है स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन को जो इससे बनेगी हम नाम देंगे L1 का। थोड़े से फासले पर आप इस तरह से L1 लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत है। चूंकि इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, सो वो स्ट्रेट लाइन होगी स्लांट स्ट्रेट लाइन। ये हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2 वेरिएबल्स हों तो स्लांट स्ट्रेट लाइन बनती है। हमें उस स्लांट स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए हैं। हम कोई भी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने बेस्ट स्ट्रैटेजी जो अपनी बनाई है वो है कि हम इंटरसेप्ट्स मालूम कर लें। इंटरसेप्ट्स कैसे मालूम किए जाते हैं जी? अगर एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना हो तो वाई को 0 पुट करते हैं, और अगर वाई इंटरसेप्ट मालूम करना हो तो एक्स को 0 पुट करते हैं। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। बनाएंगे एक टेबल। स्केल की मदद से आप टेबल बनाएंगे ताकि खूबसूरती आए। रेड कलर आप यूज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, हम पहले y की जगह पर 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म एलिमिनेट होगी। 3 डिवाइड करेगा 12 को तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। When y is 0, x is 4। ये हमें मिल गया x इंटरसेप्ट। अब हम x को 0 पुट करेंगे। जब x को 0 पुट करेंगे तो 12 को डिवाइड करेगा -4, हमें वैल्यू मिलेगी यहां पर y की -3। ये है y इंटरसेप्ट, दैट इज -3। यानी इन 2 इंटरसेप्ट्स को ज्वाइन करने से हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब रीजन कौन सा शेड होगा इसकी? इस स्लांट लाइन से अपर हाफ प्लेन शेड होगा या लोअर हाफ प्लेन, इसका फैसला करता है हमारा ओरिजिन टेस्ट। अब हम करेंगे ओरिजिन टेस्ट। स्टूडेंट्स, एक दफा मैं फिर आपको याद करवा दूं कि हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त यूज कर सकते हैं कि जब हमारी इनइक्वालिटी के अंदर जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो हो। हम तीनों केसेस में ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज कर सकेंगे। अगर कांस्टेंट 0 हो जाए तो आप ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर इसलिए यूज नहीं कर सकते कि बनने वाली जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास कर रही होगी। फिर आप वो पॉइंट चूज करेंगे कि जो लाइन पर ना हो। अब अगला सवाल यह है कि वो पॉइंट आपको कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा पॉइंट
जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं होगा। फिर आप कोई भी दूसरा पॉइंट चूज करके जो लाइन पर नहीं होगा उसको टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज करेंगे। फिलहाल हम ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज कर रहे हैं। हम x और y की जगह पर 0 और 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर और इक्वल टू शामिल उसमें नहीं करेंगे। 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन 12 इक्वल टू हमने शामिल क्यों नहीं किया? इक्वल टू शामिल करने से हम लाइन के ऊपर आ जाते हैं। हमने फैसला करना है कि हमने लाइन के किस तरफ शेडिंग परफॉर्म करनी है। सो इक्वल टू को हम टेस्ट पॉइंट यूज करते हुए यूज नहीं करेंगे। ये आ गया हमारे पास 0 लेफ्ट साइड पर लेस देन 12। अब 0 लेस देन 12 इट इज ट्रू, यहां लिखेंगे हम ट्रू। ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए वर्किंग कंप्लीट हुई। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम सेकंड इनइक्वालिटी पर काम करेंगे। अब हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज लाइन 2 उस एसोसिएटेड इक्वेशन से बनेगी, यहां पर आ जाएगा इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। अगेन हम बनाएंगे उसी तरह से एक टेबल फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स के लिए। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स y को 0 पुट करेंगे। y को स्टूडेंट्स जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? शाबाश, x की वैल्यू आ जाएगी 1। और जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3/2। y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब 3/2 का मतलब अगर हम डेसिमल में देखें तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, दैट विल बी 1.5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट। अब हम करेंगे ओरिजिन टेस्ट। अगेन x और y की जगह पर 0 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 3। 0 ग्रेटर देन 3, क्या 0 3 से बड़ा होता है? द आंसर इज नो। दिस ओरिजिन टेस्ट इज फॉल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी की जानिब, दैट इज x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 9। Associated equation of 3 is x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 9 था, तो आ जाएगा x प्लस 2y equal to 9. This will be line 3. Finding intercepts. Table. y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9 और x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू जी क्या आएगी? इट विल बी 9/2 एंड दिस विल बी 4.5। ये हमारे पास तीसरी लाइन के भी इंटरसेप्ट्स आ चुके। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका ओरिजिन टेस्ट। आप देख रहे हैं कि एक ही बेसिकली प्रोसीजर है जिसकी रेपिटेशन हो रही है।
ओरिजिन टेस्ट, x की जगह पर 0 प्लस 2 इंटू 0, यहां पर इनइक्वालिटी थी लेस देन और इक्वल टू, हम यूज करेंगे सिर्फ लेस देन, 0 लेस देन 9, हमारे पास ओरिजिन टेस्ट आ गया ट्रू। स्टूडेंट्स, हम तीनों इनइक्वालिटीज के लिए काम कर चुके हैं। अब हमें इन तीनों की जो स्लैंट स्ट्रेट लाइंस हैं वो ड्रॉ करके इनके ओरिजिन टेस्ट के मुताबिक शेडिंग परफॉर्म करना है। तो बढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन की जानिब। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन 1 की। अब लाइन 1 जो थी उसके इंटरसेप्ट्स क्या थे? जी, उसके इंटरसेप्ट्स थे, एक्स इंटरसेप्ट था 4 और वाई इंटरसेप्ट था -3। हम इन दोनों इंटरसेप्ट्स को लोकेट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट 4 यानी एक्स एक्सिस पर वैल्यू है 4 और वाई इंटरसेप्ट है -3, वाई एक्सिस पर -3। यहां पर दो डॉट्स लगाने के बाद हम एक स्लांट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों साइड्स पर एरो हेड्स हम लगाना कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये नेवर एंडिंग लाइन है। इस लाइन के साथ हम लिख देंगे लाइन 1। अब इसके ओरिजिन टेस्ट को हम देखेंगे। इसका ओरिजिन टेस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास था ट्रू। अब ओरिजिन टेस्ट ट्रू होने का मतलब है कि हम टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग परफॉर्म करेंगे, लेकिन शेडिंग हमने अभी परफॉर्म नहीं करनी। हमने इनफैक्ट दूसरी दोनों इनइक्वालिटीज की रजामंदी भी चेक करनी है कि वो किस रीजन में शेडिंग करवाना चाह रहे हैं। हमने इनफैक्ट उस जगह पर शेडिंग करनी है कि जिस पर तीनों इनइक्वालिटीज रजामंद हों, तीनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन बुनियादी तौर पर बन रहा हो। सो हम यहां पर टुवर्ड्स ओरिजिन सिर्फ 3-4 इशारे लगा लेंगे अपनी याद दहानी के लिए कि इस इनइक्वालिटी के मुताबिक हमें इस साइड पर शेडिंग परफॉर्म करनी है। हम शेडिंग परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ इशारे मार्क कर लेंगे। अब हम बढ़ेंगे लाइन 2 की जानिब। लाइन 2 के एक्स और वाई इंटरसेप्ट देखते हैं टेबल में से। हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट 1 और वाई इंटरसेप्ट है 1.5। इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद डॉट्स लगाएंगे और दोनों को आपस में ज्वाइन करते हुए एक स्लांट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगेन यहां पर भी हम दोनों साइड्स पर एरोहेड्स लगाएंगे। चूंकि इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू शामिल है, सो ये लाइन सॉलिड ड्रॉ की जाएगी। पिछली लाइन भी सॉलिड ही ड्रॉ की, ये भी सॉलिड ही ड्रॉ होगी क्योंकि हमारी तीनों इनइक्वालिटीज के अंदर इक्वल टू शामिल है। अब हम इस लाइन के साथ लिख देंगे लाइन 2। अब इसका ओरिजिन टेस्ट फॉल्स था। अब अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन जो है उस तरफ हम 3-4 इशारे अपनी याद दहानी के लिए लगा लेंगे कि इस साइड पर शेडिंग परफॉर्म करनी है। अब आप यहां पर ही अगर रुक के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इन दो इनइक्वालिटीज के मुताबिक हमें किस रीजन में शेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इस वक्त इन दोनों स्लांट लाइंस की वजह से 4 रीजन्स बन चुके हैं। 4 रीजन्स बन चुके हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर चुकी हैं। इन्हें इंटरसेक्ट लाजमी करवाना है। इंटरसेक्ट कर चुकी हैं, आपको पता चल चुका है कि इन दोनों के मुताबिक अगर हमें शेडिंग करनी हो तो कहां शेडिंग होगी। आप समझ गए? लेकिन अभी शेडिंग परफॉर्म नहीं करनी क्योंकि हमारे पास तीसरी इनइक्वालिटी भी मौजूद है। तीसरी इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास x इंटरसेप्ट है 9 और y इंटरसेप्ट है 4.5। x इंटरसेप्ट 9 और y इंटरसेप्ट है 4.5। इन दोनों पॉइंट्स को भी लोकेट करके हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। आपस में ज्वाइन करने के बाद हम यहां पर भी दोनों साइड्स पर एरोहेड्स लगा देंगे और साथ लिख देंगे लाइन 3। अब इस इनइक्वालिटी का जो ओरिजिन टेस्ट था वो ट्रू था, यानी हमें टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग करनी है। इस इनइक्वालिटी के मुताबिक हम टुवर्ड्स ओरिजिन इशारे लगा लेंगे 3-4। अब आपको देखना है कि तीनों इनइक्वालिटीज किस रीजन में रजामंद हैं। शाबाश, जरा देखें जी, क्या ये रीजन होगा? द आंसर इज नो। तो आप रीजन समझ चुके हैं जहां पर तीनों जो हैं इनइक्वालिटीज इशारा कर रही हैं। ये बन रही है बुनियादी तौर पर एक ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, ये है वो रीजन कि जिसे हमें शेड करना है। इस रीजन के अंदर से आप कोई भी एक पॉइंट चूज करें, कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आप किसी भी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। कोई भी पॉइंट आप चूज करें, ये बुनियादी तौर पर है इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन। इसके अंदर मौजूद इनफाइनाइट पॉइंट्स,
इन तीनों इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी तीनों को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब एक और बात हमें यहां पर सीखनी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन बताई थी जी, डेफिनेशन थी कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। जी, क्या डेफिनेशन थी जी? द पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर और वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स, ये थी डेफिनेशन कि सॉल्यूशन रीजन की जो बाउंड्री लाइंस हैं जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट और वर्टेक्स। मैं आसान अल्फाज में अगर कहूं तो आप सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन पर चलना शुरू करें। सॉल्यूशन रीजन जहां पर शेडिंग हुई है उसकी बाउंड्री लाइन पर चलना शुरू करें। जहां से आप मोड़ मुड़ेंगे वो कॉर्नर पॉइंट होगा या वर्टेक्स कहलाएगा। अब यहां पर कितने कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं? शाबाश जी, यहां पर 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। एक कॉर्नर पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी का। ये इस वक्त हम इसका सॉल्यूशन जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। ये आपको इजाफी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं जो आगे आने वाले प्रॉब्लम में हमें काम आएगा। सो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अगर हमें ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको लास्ट इनफैक्ट लेक्चर के एंड पर कहा था कि जरा सोचिएगा कैसे करेंगे। चले, मैं अभी भी इसे होल्ड रखता हूं। हमें कॉर्नर पॉइंट ए कैसे मालूम करना है, कॉर्नर पॉइंट बी और कॉर्नर पॉइंट सी कैसे मालूम करना है, ये अभी भी आप सोचें, क्योंकि हम इस लेक्चर के एंड पर जो नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उनमें हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन। इस वक्त ये जो रीजन हम बना चुके हैं, जो शेडेड रीजन आपके पास मौजूद है, ये आपके ख्याल से बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड रीजन? आपके ज़हन में फौरन जवाब आएगा ये बाउंडेड रीजन है। अब बाउंडेड रीजन है तो आप इसको किस तरह से बाउंडेड कह रहे हैं, यानी क्यों आपने इसके बारे में सोचा कि ये बाउंडेड है? जी, ये हर तरफ से घिरा हुआ है, यानी हर तरफ इसकी एक बाउंड्री लाइन मौजूद है, घिरा हुआ है ये, इसलिए ये बाउंडेड रीजन है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और रीजन दिखाता हूं। ये रीजन जी, ये रीजन अनबाउंडेड रीजन है। अब डेफिनेशन अगर हमें करनी है बाउंडेड रीजन की और अनबाउंडेड रीजन की, तो डेफिनेशन क्या होगी बाउंडेड रीजन की? जी, चले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, बड़े खूबसूरत वर्ड्स, और आप इन वर्ड्स को फौरन समझ जाएंगे और आपको सारी डेफिनेशन फौरन डाइजेस्ट हो जाएगी। डेफिनेशन है द सॉल्यूशन रीजन which can be enclosed in a circle of finite radius is called bounded region। दोबारा से सुन लें, a solution region which can be enclosed in a circle of finite radius is called bounded region। इसमें solution का वर्ड जरूरी नहीं है कि आप शामिल करें, कोई भी ऐसा रीजन जो किसी फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज किया जा सके उसे हम बाउंडेड रीजन कहते हैं। और दूसरी तरफ आप कांट भी कर लें, यानी a region which cannot be enclosed in a circle of finite radius is called unbounded region। ये था हमारा दूसरा रीजन। इस रीजन को किसी फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक तरफ जा रहा है, ये अनबाउंडेड है, इस तरफ इसकी कोई बाउंड्री मौजूद ही नहीं है। सो ये 2 डेफिनेशन याद रखिएगा। अब आने वाले प्रॉब्लम्स में जो जो हम शेडिंग परफॉर्म करेंगे, मैं आपसे पूछता रहूंगा कि ये जो रीजन है ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड रीजन है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। अगेन हमें 3 इनइक्वालिटीज गिवन हैं। हम इन तीनों को नाम दे लेते हैं 1, 2 और 3 का। बिल्कुल वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फॉलो किया, कोई चेंज नहीं। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज, यहां हमने लिखा, चूंकि उस एसोसिएटेड इक्वेशन से बननी है लाइन, हमने लिखा उसे लाइन 1, 2x प्लस y इक्वल टू 4।
इसके अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, यानी बनेगी स्लांट स्ट्रेट लाइन। अब उस स्लांट लाइन को बनाने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए हैं और वो दो पॉइंट्स हम मालूम करेंगे इंटरसेप्ट्स। हम यहां पर दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं, चूंकि यहां पर जो कांस्टेंट है वो नॉन जीरो है। अगर कांस्टेंट जीरो हो तो हम दोनों इंटरसेप्ट्स मालूम नहीं कर सकते। हम दो डिफरेंट पॉइंट्स फिर चूज करते हैं, x को एक वैल्यू देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y को वैल्यू देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। दो पॉइंट्स हम इनफैक्ट फाइंड आउट करते हैं। हम यहां लिखेंगे फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। y को जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी? जी शाबाश, y को जीरो पुट करने से ये एलिमिनेट, x की वैल्यू आ जाएगी 2। 2 है हमारा x इंटरसेप्ट। अब x को जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। 4 है हमारा y इंटरसेप्ट। अब हम मालूम करते हैं इसका ओरिजिन टेस्ट, यानी ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट के तौर पर यूज करते हुए देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी के लिए शेडिंग किस जानिब होगी। origin test, 2 into 0 plus 0 less than 4, 0 less than 4, it is true। फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमारी वर्किंग कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं सेकंड इनइक्वालिटी की जानिब। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज, यहां लिखेंगे लाइन 2, चूंकि इस इक्वेशन से बनेगी सेकंड लाइन। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स हम मालूम कर सकते हैं चूंकि कांस्टेंट नॉन जीरो है। y को जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? जी x की वैल्यू आ जाएगी 6। और x को जीरो पुट करने से y की वैल्यू, x को जीरो किया तो y की वैल्यू -4। ये हमारे पास 6 है इसका x इंटरसेप्ट और -4 है इसका y इंटरसेप्ट। ओरिजिन टेस्ट, x और y की जगह पर जीरो पुट करते हैं। 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 12, 0 ग्रेटर देन 12, इट इज फॉल्स। बढ़ते हैं थर्ड इनइक्वालिटी की जानिब। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इज, यहां लिखेंगे लाइन 3, x प्लस 2y इक्वल टू 6। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, टेबल, y की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x की जगह जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3। x इंटरसेप्ट है 6 और y इंटरसेप्ट है 3। अब ओरिजिन टेस्ट, जीरो प्लस 2 इंटू 0
लेस देन 6, 0 लेस देन 6 होता है तो ये ट्रू है। आइए अब एक्स वाई प्लेन पर इन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन शेड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट हम बात करेंगे लाइन 1 की। जो हमने इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई उससे बनेगी लाइन 1। उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास थे। एक्स इंटरसेप्ट था 2 और वाई इंटरसेप्ट था 4। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे। दोनों की जगह पर डॉट्स लगाने के बाद इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्लांट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों तरफ एरो हेड हम लाजमी मिलाएंगे। ये नेवर एंडिंग लाइन होगी, ये सॉलिड लाइन होगी चूंकि इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू शामिल है। इसके साथ हम लिख देंगे लाइन 1। ओरिजिन टेस्ट इसका था ट्रू। इसका ओरिजिन टेस्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल ट्रू था। हम ओरिजिन टेस्ट के मुताबिक टुवर्ड्स ओरिजिन अपनी याद दहानी के लिए 3-4 इशारे लगा लेंगे। अब बढ़ेंगे हम लाइन 2 की जानिब। लाइन 2 के एक्स और वाई इंटरसेप्ट 6 और -4 हैं। इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट किया, देन इन दोनों को ज्वाइन किया, एक स्लांट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। दोनों साइड्स पर एरोहेड लगा देंगे। इसके साथ लिख देंगे लाइन 2। इसका ओरिजिन टेस्ट फॉल्स था। अब इसका ओरिजिन टेस्ट फॉल्स है तो हम किस तरफ इशारे लगाएंगे? जी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन। इशारे मार्क किए। अब इन दोनों के मुताबिक शेडिंग कहां होगी? जी, आप समझ गए हैं कि शेडिंग इस रीजन में होगी। 4 रीजन्स हैं तो आपको मालूम हो गया कि ये वो रीजन है कि जिसके अंदर शेडिंग परफॉर्म होगी। लेकिन हमने शेडिंग करनी नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी तीसरी इनइक्वालिटी मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट ने 6 और 3। 6 और 3 एक्स और वाई इंटरसेप्ट लोकेट किए। इन दोनों की जगह पर डॉट्स लगाई, दोनों को स्लांट लाइन की मदद से ज्वाइन किया, दोनों साइड्स पर एरो हेड, साथ लिखा लाइन 3। इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू है। अब इसके भी इशारे मार्क कर लिए। अब आप जरा देखें कि तीनों इनइक्वालिटीज किस रीजन की तरफ इशारा कर रही हैं। शाबाश, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। जी, जरा गौर कीजिए। जी, क्या ये रीजन होगा? द आंसर इज नो। यहां पर 2 इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन थर्ड इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं है। अब जी, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स सोच चुके हैं दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन। यहां पर आप शेडिंग परफॉर्म कर दें। अब आप सोचेंगे कि एक लाइन के साथ तो ये सॉल्यूशन रीजन टच ही नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम मैंने इसीलिए चूज किया था कि ये कोई जरूरी नहीं है। उस इनइक्वालिटी के मुताबिक, उसके इशारों के मुताबिक ये डायरेक्शन तो ठीक है ना? द आंसर इज यस। सॉल्यूशन रीजन का किसी लाइन के साथ जरूरी नहीं है कि वो टच हो, वो इससे अवे भी हो सकता है, जिस तरह के ये अभी बन रहा है। अब ये 2 लाइंस के साथ टच हो रहा है लेकिन तीसरी लाइन के साथ टच नहीं हो रहा। अब मेरा अगला सवाल, इस सॉल्यूशन रीजन के कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? शाबाश, 2, 3? नो 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 नो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट है। ये कॉर्नर पॉइंट जो बन रहा है ये किन 2 बाउंड्री लाइंस के इंटरसेक्शन से बन रहा है? द आंसर इज लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन से बन रहा है ये कॉर्नर पॉइंट। कैसे मालूम करना है ये भी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। अब मेरा अगला सवाल, ये रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड? जी, ये रीजन अनबाउंडेड है चूंकि इस रीजन को किसी फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। रिमेनिंग 4 पार्ट्स प्रॉब्लम नंबर 5 के आप बासानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज 6th पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 का स्टेटमेंट है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन इंडिकेट करना है बाय शेडिंग। स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। हमने अभी प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व किया, वो प्रॉब्लम इससे ज्यादा देखने में खतरनाक लगता था। यहां पर 2 इनइक्वालिटीज 2 वेरिएबल वाली हैं,
जबकि थर्ड इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल है। स्टूडेंट्स यहां पर भी अभी हमें कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हम उसका कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं साथ साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप अगेन वही प्रैक्टिस करेंगे, आप इन तीनों इनइक्वालिटीज को 1, 2 और 3 का नाम दे देंगे और 1 बाय 1 उसी तरह से आप वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। यानी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज लिखेंगे यहां पर लाइन 1, 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। अब हम मालूम करेंगे इसके इंटरसेप्ट्स, फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। बनाएंगे एक टेबल, x और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। x इंटरसेप्ट है 7 और y इंटरसेप्ट है 3। परफॉर्म करते हैं इसका ओरिजिन टेस्ट। थ्री इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन 21. 0 less than 21. Is it true? The answer is yes. Second inequality. Associated equation of 2 is यहां लिखेंगे लाइन 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू -3। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। बनाएंगे टेबल, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी जी, -3/2। x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। आप इसे -1.5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी जी, इट विल बी 3। हमारा x इंटरसेप्ट है -1.5 और y इंटरसेप्ट है 3। ओरिजिन टेस्ट। टू इंटू 0 -0 greater than -3. 0 greater than -3. Is it true? The answer is yes. 0 is greater than any negative number. So हम यहां लिखेंगे true. अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो है x greater than or equal to 0, वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसके लिए हम एसोसिएटेड इक्वेशन तो लिखते हैं, लेकिन उसके बाद की जो वर्किंग है वो हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हम क्या वर्किंग करेंगे जरा देखें। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इज, यहां पर हम लिखेंगे लाइन 3, x is equal to 0। स्टूडेंट्स x is equal to कांस्टेंट किस टाइप की लाइन थी जी, हमने डिस्कस किया था x is equal to कांस्टेंट। x की वैल्यू कांस्टेंट कब रहती है जी, जब हम या तो ऊपर की तरफ मूव करते हैं या नीचे की तरफ। दाएं बाएं मूव करने से x की वैल्यू चेंज हो जाती है। x इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब
कि ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी। चूंकि इक्वल टू शामिल है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सो ये सॉलिड लाइन होगी। अब ये लाइन कहां से पास करेगी? जी, जहां पर x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 कहां पर है? द आंसर इज ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी? जी, ये बन जाएगा y एक्सिस। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो प्रॉब्लम नंबर है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर इनफैक्ट 3। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसके अलावा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों इनइक्वालिटीज का सामना होगा। किसी प्रॉब्लम में x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और किसी में y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इन इनइक्वालिटीज की वजह से शेडिंग पर क्या चेंज आएगा, शेडिंग किस टाइप की हो सकती है, आइए पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखते हैं एक्स वाई प्लेन पर। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाई प्लेन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके लिए हमने देखा एसोसिएटेड इक्वेशन x इक्वल टू 0, जिससे बनता है y एक्सिस। y एक्सिस हमारी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। अब इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के किस जानिब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है? शाबाश, इट इज ऑन द राइट साइड, यानी राइट हाफ प्लेन बन रहा है। इसमें आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसके अलावा y एक्सिस भी शामिल है, चूंकि इनइक्वालिटी में इक्वल टू भी मौजूद था। अगर होता x लेस देन और इक्वल टू 0 तो क्या होता? जी, इसमें आ जाता लेफ्ट हाफ प्लेन, y एक्सिस भी शामिल होता और लेफ्ट हाफ प्लेन आ जाता, यानी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, जी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कौन सा रीजन है? जी, y इज इक्वल टू 0 से बनना था x एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने पहले डिस्कस किया था कि बनती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए अपर हाफ प्लेन, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आना था, और x एक्सिस भी शामिल होना था अगर इक्वल टू भी शामिल होता इनइक्वालिटी के अंदर। और y लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट इंक्लूडिंग x एक्सिस। अब स्टूडेंट्स, ये हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि ये इनइक्वालिटीज अब क्या चेंज लाएंगी। अब हमारे पास यहां पर है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी जो हमारी शेडिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगी, पॉसिबली इन दोनों के अंदर होगी। हमने देखनी है रजामंदी बाकी दो इनइक्वालिटीज की। तो पहले हम बाकी दो इनइक्वालिटीज के मुताबिक चेक करते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमने बनाई एसोसिएटेड इक्वेशन, x और y इंटरसेप्ट से उसके x इंटरसेप्ट था 7 और y इंटरसेप्ट था 3। इन दोनों इंटरसेप्ट्स को हमने लोकेट किया, डॉट्स लगाए और दोनों को स्लांट लाइन से ज्वाइन कर दिया, दोनों तरफ एरो हेड मार्क कर दिया लाइन 1। ओरिजिन टेस्ट इसका था ट्रू, टूवर्ड्स ओरिजिन हमने याद दहानी के लिए इशारे लगा लिए। दूसरी हमारी इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बनी और उसके हमारे पास x और y इंटरसेप्ट्स हैं -1.5 और 3। इन दोनों इंटरसेप्ट्स को हमने लोकेट किया, दोनों को आपस में ज्वाइन किया और स्लांट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, जिसने पहली स्लांट लाइन को इंटरसेक्ट भी कर दिया। लाइन 2 इसके साथ हमने लिखा, दोनों तरफ एरो हेड लाजमी बनाने हैं, कभी नहीं भूलना, और इसका ओरिजिन टेस्ट भी ट्रू था। हमने टुवर्ड्स ओरिजिन अपनी याद दहानी के लिए इशारे लगा लिए। अब थर्ड इनइक्वालिटी थी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इससे बना x इक्वल टू 0, जिससे बना y एक्सिस। अब y एक्सिस से राइट साइड पर शेडिंग परफॉर्म होनी है, इसके भी इशारे मार्क कर लिए। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों की रजामंदी जरा देखें कहां पर है। शाबाश, जहां पर तीनों सेटिस्फाइड हों। जी, ये है वो रीजन कि जहां पर तीनों सेटिस्फाइड हैं। इस रीजन को हमने शेड कर दिया। स्टूडेंट्स, मेरा अब आपसे सवाल, इस सॉल्यूशन रीजन के कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? शाबाश, कॉर्नर पॉइंट से मुराद हमने क्या कहा था कि आपने सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन पर चलते जाना है, जहां पर आप मोड़ मुड़ेंगे वहां पर कॉर्नर पॉइंट। तो यहां पर कितने कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं? द आंसर इज ओनली 1। यह है कॉर्नर पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाता है इस प्रॉब्लम में कि कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इस कॉर्नर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं?
आंसर इज 0,3। अगर जो कॉर्नर पॉइंट है वो एक्सिस के ऊपर आ रहा हो तो आप सिंपली उसको रीड कर लेंगे और देन नोट कर देंगे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर वो एक्सिस के अलावा क्वाड्रेंट्स के अंदर आ रहा हो तो आपको फिर उसे इवेल्युएट करना होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब स्टूडेंट्स मेरा अगला सवाल कि ये जो सॉल्यूशन रीजन है ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड? द आंसर इज अगेन ये भी अनबाउंडेड रीजन है, चूंकि इसे किसी फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स आप बआसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं अब बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1। हमें इस प्रॉब्लम के अंदर यानी प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन शेड करने के बाद उस सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हम स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो वही काम है कि हमें तमाम इनइक्वालिटीज की वही वर्किंग करनी है जो हम बार बार कर चुके हैं, फिर सॉल्यूशन रीजन की शेडिंग करनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स किस तरह हमें मिलेंगे। सो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। 1, 2 and 3। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज लाइन 1 3x plus 2y इक्वल टू 6। इसके बाद हम मालूम करेंगे इसके इंटरसेप्ट। क्योंकि दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं हम इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स। स्टूडेंट्स y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी x इंटरसेप्ट है 2 और y इंटरसेप्ट है 3। इसके बाद ओरिजिन टेस्ट। थ्री इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 6। 0 ग्रेटर देन 6 नहीं होता, सो इट इज फॉल्स। बढ़ते हैं सेकेंड इनइक्वालिटी की जानिब। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2 इज लाइन 2 x plus 3y equal to 6. Finding intercepts. y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट। ये प्रोसीजर चूंकि बार बार हो चुका है इसलिए अब मैं आपके साथ बात कम कर रहा हूं और वर्किंग ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ये रेपिटेशन है। इनफैक्ट ओरिजिन टेस्ट 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 6। 0 less than 6, that is true. Next we have y greater than or equal to 0. ये वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी है। हम सिंपली इसी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 3 इज
it will be line 3 and it will be y is equal to 0. स्टूडेंट्स, हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी, बढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन की जानिब। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन। अब फर्स्ट इक्वेशन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट जरा देख लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट था 2 और वाई इंटरसेप्ट 3। दोनों डॉट्स लोकेट किए, दोनों को ज्वाइन किया, दोनों साइड्स पर एरो हेड बनाया, साथ लिख दिया लाइन 1। इसका ओरिजिन टेस्ट था फॉल्स, यानी हम अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन शेड करेंगे। याद दहानी के लिए कुछ मार्कर्स लगा लें। अब हम बढ़ेंगे लाइन 2 की जानिब। लाइन 2 के दोनों इंटरसेप्ट्स को लोकेट किया, आपके पास वैल्यूज मौजूद, दोनों को ज्वाइन किया और लाइन 2 ड्रॉ कर दी, नेवर एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी दोनों साइड्स पर, यानी हमने एरो हेड बना दी। इसके साथ लिख दिया लाइन 2। इसका ओरिजिन टेस्ट ट्रू था, टुवर्ड्स ओरिजिन हमने मार्कर्स लगा लिए। अब इन दोनों के मुताबिक तो आप समझ चुके हैं कि शेडिंग कहां होनी है। तीसरी इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिससे इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 0 कहां पर होती है? द आंसर इज ऑन द एक्स एक्सिस। पूरे एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहती है। y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। अब ये एक्स एक्सिस है बुनियादी तौर पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये है लाइन 3। अब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ऊपर की जानिब होती है या नीचे की जानिब? द आंसर इज ऊपर की जानिब, यानी ऊपर की तरफ शेडिंग परफॉर्म होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, तीनों के मार्कर्स आपके सामने मौजूद हैं। अब आप जरा सोच लें कि शेडिंग कहां परफॉर्म होगी। द आंसर इज जी, ये है वो रीजन, ये ट्रायंगुलर रीजन, ये हमने शेडिंग परफॉर्म कर दी। स्टूडेंट्स, ये बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड? द आंसर इज बाउंडेड रीजन, चूंकि इसे फाइनाइट रेडियस के सर्कल में एनक्लोज किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें। जी, इसके कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? कॉर्नर पॉइंट मालूम कैसे हम करते हैं? जी, हम शेडेड रीजन की, याद रखिएगा, शेडेड रीजन की बाउंड्री पर चलना शुरू करते हैं। जहां से हम मोड़ मुड़ेंगे, चाहे वो स्लाइड टर्न ही क्यों ना हो, वो आपका कॉर्नर पॉइंट कंसीडर होगा। अब कहीं से स्टार्ट ले लें, चले हम यहां से स्टार्ट लेते हैं। यहां पर शेडेड रीजन का एक कॉर्नर पॉइंट हमें नजर आ रहा है, इसको नाम दे दें ए का। इसके बाद हमने चलना शुरू किया, फिर हम पहुंच गए यहां पर बी पॉइंट पर। यहां से हम मोड़ मुड़ने वाले हैं, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट जी यहां पर, दैट इज सी। आप इसे नाम दे दें ए बी सी, या कोई भी और आप अल्फाबेटिकल नाम दे सकते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखें, ये एक्स एक्सिस पर है जी, कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0। कॉर्नर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स जी 6,0। जब कॉर्नर पॉइंट एक्सिस पर हो तो आसानी से आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, लेकिन जो कॉर्नर पॉइंट सी है ये क्वाड्रेंट के अंदर है। अब इस कॉर्नर पॉइंट को हम किस तरह मालूम करेंगे? स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट सी किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है? द आंसर इज लाइन 1 एंड लाइन 2 का इंटरसेक्शन है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको दो कर्व्स या दो लाइंस का इंटरसेक्शन मालूम करना हो तो आप उनकी इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन मालूम कर लें। अब इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आपने क्लास 9th में किया, 10th में किया, फर्स्ट ईयर में किया, आपको मालूम है। फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 4 में ये काम करना सीखा। स्टूडेंट्स, हमें नहीं मालूम था फर्स्ट ईयर में कि हम क्या कर रहे हैं। जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें x और y की वैल्यूज मिलती हैं। ये x और y की वैल्यूज इनफैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आइए हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को मालूम करते हैं, यानी दो तो हमने इनफैक्ट देखने हैं, देख लिए, वो एक्सिस पर हैं। तीसरा हमें मालूम करना होगा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करते हैं। हम हेडिंग देंगे यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स। टू फाइंड सी, जो सी कॉर्नर पॉइंट है वो इनफैक्ट हमें मालूम करने की जरूरत है। टू फाइंड सी,
solving L1 and L2 simultaneously. अब L1 की इक्वेशन हमारे पास थी 3x + 2y = 6. और L2 की इक्वेशन थी x + 3y = 6. अब स्टूडेंट्स हमें इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. आप जरा देखें कैसे सॉल्व करें हम इन्हें. जी हमारे पास दो रास्ते हैं. या तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी. दूसरा रास्ता है कि हम यहां से x की वैल्यू मालूम कर लें और वो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दें. मैं पहले वाली स्ट्रेटेजी पर अमल कर रहा हूं. मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई L2 by 3 and subtract from L1. L1 मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया हुआ है. हम पहले लिख लेते हैं L1 3x + 2y = 6. 3x 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9y = 18. सब्ट्रैक्शन के लिए आप जानते हैं हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल. 2y - 9y is -7y = -12. y की वैल्यू आ गई 12/7. अब ये y की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दें, आपको मिल जाएगी x की वैल्यू. पुटिंग इन L2, x + 3 × 12/7 = 6. x is equal to 6 minus 12 3s are 36, 36/7. 12 3s are 36, 36/7 जो है वो 6 में से सब्ट्रैक्ट होगा. 6 7s are 42, 42 minus 36 will be 6. It will be 6/7. अब C हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया. 6/7 12/7 ये इसके कॉर्नर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब स्टूडेंट्स हम आखिर पर लिख देंगे हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर. हमारे पास पहला कॉर्नर पॉइंट A 2,0, B 6,0 और C 6/7, 12/7. स्टूडेंट्स ये था बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने का. स्टूडेंट्स आपने कॉर्नर पॉइंट शेडिंग के बाद मालूम करने हैं. शेडिंग परफॉर्म होगी तो आपको पता चलेगा कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं और कहां पर बेसिकली उनकी लोकेशन है. इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे. यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. एक्सरसाइज 5.1 का यहां पर इख्तिताम हुआ. आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.